नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है 52 सप्ताह में 52 सुधार कार्यक्रम से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद धैर्यशील संभाजी राव माड़े, सुधीर गुप्ता, जी सेल्वम और CN अन्नादुरई ने। इन सांसदों ने रेल मंत्रालय से पूछा है कि क्या 52 सप्ताह में 52 सुधार कार्यक्रम में तमिलनाडु सहित देश में यात्री सुरक्षा और सेवा प्रदायगी में सुधार लाने के लिए विशिष्ट लक्ष्य शामिल है, और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। क्या परिणामी रेल दुर्घटनाओं में राष्ट्रीय स्तर पर आई गिरावट के परिणाम स्वरूप तमिलनाडु में रेल मार्गों पर सुरक्षा परिणामों में सुधार हुआ है, और यदि हाँ तो विशेषकर प्रचालन दक्षता, शासन पारदर्शिता और सेवा प्रदायगी में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने सहित ब्यौरा क्या है। क्या भारतीय रेल द्वारा किए गए सकल बजटीय सहायता और पूंजीगत व्यय के कारण तमिलनाडु में नई रेल सेवाओं, रेल पथ नवीकरण और स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं का आनुपातिक आवंटन हुआ है, और यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है। क्या तमिलनाडु में उच्च घनत्व वाले और उच्च जोखिम वाले मार्गों पर कवच स्वचालित रेल सुरक्षा को लागू किया गया है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है, और लंबित कवरेज के लिए समय सीमा क्या है। क्या केंद्र सरकार ने रेल अवसंरचना और सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ परामर्श किया है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। क्या सरकार द्वारा उक्त सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई स्वतंत्र मूल्यांकन अथवा कार्य निष्पादन संपरीक्षा कराई गई है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। और सुधारों को दीर्घकालिक आधार पर लागू करने और दक्षता में सतत सुधार, शासन और यात्रियों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस सवाल का जवाब दिया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारतीय रेल ने 2026 के दौरान ग्राहक सेवा, परिसंपत्ति अनुरक्षण, गाड़ी परिचालन, यात्री सुविधाएं, चल स्टॉक उत्पादन और गुणवत्ता, निर्माण गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाएं, नई तकनीक को अपनाने आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 52 सुधार कार्यों को लागू करने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य दक्षता, शासन और सेवा वितरण में प्रणालीबद्ध सुधार लाना है। इन सुधारों को बेहतर प्रशिक्षण, अनुशासित परिचालन, प्रौद्योगिकी, परिनियोजन और निरंतर निगरानी के माध्यम से संरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस पहल में दीर्घकालिक संरक्षा, विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अनुरक्षण मानकों के मौलिक उन्नयन के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आधुनिक सिग्नल व्यवस्था, नई पीढ़ी के चल स्टॉक और बेहतर अनुरक्षण प्रथाओं सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने की भी परिकल्पना की गई है। लगातार कौशल उन्नयन, सिमुलेटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग और प्रशिक्षण को आजीविका प्रोन्नयन से जोड़कर प्रशिक्षण प्रबंधन में सुधार, जबकि भोजन की गुणवत्ता, खानपान और ऑनबोर्ड यात्रियों की सेवाओं में बड़े सुधार की योजना बनाई गई है। भारतीय रेल में संरक्षा और सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में किए गए विभिन्न संरक्षा उपायों के परिणाम स्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या में भारी गिरावट आई है। रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा में सुधार दर्शाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक परिणामी दुर्घटना सूचकांक है। ये सूचकांक सभी रेलगाड़ियों की कुल चालित किलोमीटर के अनुपात के रूप में परिणामी दुर्घटनाओं की संख्या को मापता है। भारतीय रेल में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। गाड़ी परिचालन में संरक्षा बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न संरक्षा संबंधी उपाय निम्नानुसार हैं। भारतीय रेल में पिछले कुछ वर्षों में संरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय में वृद्धि हुई है। मानवीय चूक के कारण होने वाली दुर्घटनाएं कम करने के लिए 31/12/2025 तक 6,660 स्टेशनों पर पॉइंट और सिग्नल्स के केंद्रीकृत परिचालन वाली इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की व्यवस्था की गई है। समपार फाटकों पर संरक्षा बढ़ाने के लिए 31/12/25 तक 10,097 समपार फाटकों पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है।
संरक्षा बढ़ाने के लिए 31/12/2025 तक 6,665 स्टेशनों पर विद्युत साधनों द्वारा रेल पथ अभियोग के सत्यापन द्वारा स्टेशनों के पूर्ण रेल पथन की व्यवस्था की गई है। अनिवार्य साम्यता जांच, परिवर्तन कार्य संबंधी प्रोटोकॉल, पूर्ण हो चुके कार्यों के आरेख तैयार करने आदि जैसे सिग्नल प्रणाली की समीक्षा से संबंधित मामलों पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार सिग्नल एवं दूरसंचार उपस्करों के लिए डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन प्रणाली पर पुनः बल दिया गया है। लोको पायलटों की सतर्कता में सुधार लाने के लिए सभी रेल इंजनों में सतर्कता नियंत्रण उपकरण लगाए गए हैं। मास्ट पर पेट्रो रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड लगाए जाने की व्यवस्था है, जो विद्युतीकृत क्षेत्रों में सिग्नलों से 2 OHE मास्ट पहले स्थित होता है, ताकि कोहरे के मौसम के कारण दृश्यता कम होने पर क्रू को आगे के संकेत के बारे में चेतावनी मिल सके। कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में लोको पायलटों के लिए GPS आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस की व्यवस्था की जाती है, जिसमें लोको पायलट को आने वाले मुख्य स्थलों यथा सिग्नल, संपार फाटकों आदि की दूरी का पता लग जाता है। 10 प्राथमिक रेल पथ नवीकरण करते समय 60 किलोग्राम की आधुनिक रेलपथ संरचना, 90 अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेंथ पटरियां, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर, लूचदार बंधन वाले सामान्य चौड़े स्लीपर, PSC स्लीपरों पर फैन शेप्ड लेआउट टर्नआउट, गर्डर पुलों पर स्टील चैनल, H-बीम स्लीपर्स का उपयोग किया जाता है। मानवीय त्रुटियों को कम करने के लिए PQRS, TRT, T20 आदि जैसी रेलपथ मशीनों के उपयोग के माध्यम से रेलपथ बिछाने की गतिविधियों का यांत्रिकीकरण, संरक्षा बेहतर करने के लिए रेलपथ नवीकरण की प्रगति बढ़ाने और ज्वाइंटों की वेल्डिंग से बचने के लिए 130 मीटर 260 मीटर लंबे पटरी पैनलों की आपूर्ति को अधिकतम करना, पटरियों में दोष का पता लगाने और दोषपूर्ण पटरियों को समय पर हटाने के लिए पटरियों का अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन परीक्षण, लंबी पटरियां बिछाना, एल्यूमिनो थर्मिक वेल्डिंग के उपयोग को कम करना और पटरियों के लिए बेहतर वेल्डिंग तकनीक अर्थात फ्लैश बट वेल्डिंग अपनाना। OMS और TRC द्वारा रेलपथ भूमिति की निगरानी, वेल्ड पटरियों की टूट फूट का पता लगाने के लिए रेल पटरियों पर गश्त लगाना, टर्नआउट नवीनीकरण कार्यों में थिक वेब स्विच और वेल्ड करने योग्य CMMS क्रॉसिंग का उपयोग, संरक्षता पद्धतियों के अनुपालन हेतु कर्मचारियों को निगरानी और शिक्षित करने के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण, युक्तिसंगत अनुरक्षण संबंधी आवश्यकता और इनपुट के स्पष्टीकरण से संबंधित निर्णय लेने के लिए ट्रैक, डाटाबेस और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जैसी रेलपथ परिसंपत्तियों के वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली को अपनाया गया है। 20 रेलपथ की संरक्षा संबंधी मुद्दों अर्थात एकीकृत ब्लॉक कॉरिडोर, ब्लॉक कार्यस्थल पर संरक्षा, मानसून संबंधी सावधानियों आदि पर विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं। गाड़ियों का सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रेल परिसंपत्तियों का निवारक अनुरक्षण, पारंपरिक ICF डिजाइन के रेल डिब्बों के स्थान पर LHB डिजाइन के रेल डिब्बे लगाए गए हैं। जनवरी 2019 तक बड़ी लाइन मार्ग पर चौकीदार रहित सभी संपारों को समाप्त किया गया है। पुलों का नियमित निरीक्षण करके रेल पुलों की संरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान स्थितियों के आकलन के आधार पर पुलों की मरम्मत का कार्य किया जाता है। भारतीय रेल ने सभी सवारी डिब्बों में यात्रियों की व्यापक सूचना के लिए सांविधिक आग संबंधी सूचनाएं लगाई हैं। सभी डिब्बों में आग संबंधी पोस्टर लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को आग से बचने के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में सूचित और सतर्क किया जा सके। इसमें सवारी डिब्बों के भीतर ज्वलनशील वस्तुएं, विस्फोटकों को साथ न ले जाने, धूम्रपान न करने, जुर्माना आदि से संबंधित सूचनाएं शामिल हैं। उत्पादन इकाइयां, नवनिर्मित पावर कारों और पेंट्री कारों में आग संसूचक एवं अवरोधन प्रणाली तथा नवनिर्मित सवारी डिब्बों में आग एवं धुआं संसूचक प्रणाली की व्यवस्था कर रही है। क्षेत्रीय रेलों द्वारा मौजूद सवारी डिब्बों में चरणबद्ध तरीके से प्रोग्रेसिव फिटमेंट का कार्य भी चल रहा है। कर्मचारियों की नियमित काउंसलिंग की जाती है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। 30/11/2023 की राजपत्र अधिसूचना के तहत भारतीय रेल साधारण नियम में रोलिंग ब्लॉक अवधारणा की शुरुआत की गई है, जिसमें परिसंपत्तियों के एकीकृत अनुरक्षण, मरम्मत, प्रतिस्थापन के कार्य को रोलिंग आधार पर 52 सप्ताह पूर्व ही योजनाबद्ध किया जाता है और योजना के अनुसार निष्पादित किया जाता है। कवच का कार्यान्वयन। कवच एक स्वदेश विकसित स्वचालित रेलगाड़ी संरक्षा प्रणाली है।
अत्यधिक प्रौद्योगिकी प्रधान प्रणाली है, जिसके लिए सर्वोच्च स्तर के संरक्षा प्रमाणन की आवश्यकता होती है। यदि लोको पायलट ब्रेक लगाने में विफल रहता है तो कवच स्वचालित ब्रेक लगाकर लोको पायलट को निर्दिष्ट गति सीमा के भीतर रेलगाड़ी चलाने में सहायता करता है और खराब मौसम के दौरान रेलगाड़ी को संरक्षित ढंग से चलाने में भी सहायता प्रदान करता है। यात्री गाड़ियों पर पहला फील्ड परीक्षण फरवरी 2016 से शुरू किया गया। इस प्रकार प्राप्त अनुभव और तीसरे पक्ष द्वारा प्रणाली के निष्पक्ष संरक्षा मूल्यांकन के आधार पर कवच संस्करण 3.2 की आपूर्ति के लिए 2018-19 में 3 फर्मों को अनुमोदित किया गया। कवच को जुलाई 2020 में राष्ट्रीय एटीपी प्रणाली के रूप में अपनाया गया। कवच प्रणाली के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं। प्रत्येक स्टेशन ब्लॉक खंड पर स्टेशन कवच का संस्थापन, पूरे रेल पथ की लंबाई में RFID टैग का संस्थापन, समग्र खंड में दूरसंचार टावरों का संस्थापन, रेल पथ के बगल में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना, भारतीय रेल पर चल रहे प्रत्येक रेल इंजन पर लोको कवच का प्रावधान। दक्षिण मध्य रेल के 1465 मार्ग किलोमीटर पर कवच संस्करण 3.2 को संस्थापन और प्राप्त अनुभव के आधार पर आगे और सुधार किए गए। अंततः RDSO द्वारा 16/7/24 को कवच विशिष्ट संस्करण 4.0 को अनुमोदित किया गया। कवच 4.0 संस्करण में विविध रेलवे नेटवर्क के लिए आवश्यक सभी प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं। ये भारतीय रेल की संरक्षा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अल्प अवधि के भीतर भारतीय रेल ने स्वचालित रेलगाड़ी संरक्षण प्रणाली विकसित की है, परीक्षण किया गया और उसे संस्थापित करना शुरू किया गया। कवच संस्करण 4.0 में किए गए प्रमुख सुधारों में अवस्थिति की सटीकता में वृद्धि, बड़े यार्डों में सिग्नल संबंधी पहलुओं की बेहतर जानकारी, OFC पर स्टेशन से स्टेशन कवच इंटरफेस और मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली से सीधा इंटरफेस शामिल है। इन सुधारों के साथ कवच संस्करण 4.0 को भारतीय रेल में बड़े पैमाने पर लागू करने की योजना है। विस्तृत एवं व्यापक परीक्षणों के उपरांत कवच संस्करण 4.0 को 1297 मार्ग किलोमीटर पर सफलतापूर्वक कमीशन किया गया, जिसमें उच्च घनत्व वाले दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा मार्गों को शामिल किया गया है। दिल्ली मुंबई मार्ग पर कवच 4.0 को जंक्शन केबिन पलवल मथुरा नागदा खंड और अहमदाबाद वडोदरा विरार खंड और दिल्ली हावड़ा मार्ग पर गया सरमत नार और बर्धमान हावड़ा खंड पर कमीशन किया गया। इसके अलावा भारतीय रेल के सभी GQ, GD, HTN और चिन्हित रेल खंडों को कवर करते हुए 23,360 मार्ग किलोमीटर पर कवच के रेल पथ साइट कार्यों का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया। ये हिस्से तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरते हैं। 6,300 विद्युत रेल इंजनों को कवच संस्करण 4.0 से सुसज्जित करने के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया गया और 2,679 डीजल रेल इंजनों को सुसज्जित करने के लिए एक और निविदा अंतिम चरणों में है। सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय रेल के केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों में कवच पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक 48,000 से अधिक तकनीशियनों, ऑपरेटर और इंजीनियरों को कवच प्रौद्योगिकी के विषय पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसमें 45,000 लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट सम्मिलित हैं। पाठ्यक्रमों का निर्माण IRISET के सहयोग से किया गया है। ये पाठ्यक्रम एरिसेट के सहयोग से तैयार किए गए। तमिलनाडु के विषय में रेल मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि हाल के वर्षों में बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1/4/2025 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः अंशतः पड़ने वाली 22,808 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 1,700 किलोमीटर लंबाई की 15 परियोजनाएं, 9 नई लाइन, 3 आमान परिवर्तन और 3 दोहरीकरण स्वीकृत हैं। इनका सार निम्नानुसार है। पिछले 3 वर्षों में 2022-23, 23-24, 24-25 और चालू वित्त वर्ष 25-26 में तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः अंशतः पड़ने वाली 2,501 किमी कुल लंबाई वाले 29 सर्वेक्षण को स्वीकृत किया गया है। तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः अंशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका है। इसके अलावा रामेश्वरम धनुषकोडी नई लाइन को 734 करोड़ रुपए की लागत स्वीकृत की गई। परियोजना का शिलान्यास 1/3/19 को किया गया। बहरहाल परियोजना शुरू नहीं हो सकी क्योंकि तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया। भारत सरकार परियोजनाओं के निष्पादन के लिए तैयार है। बहरहाल इसकी सफलता तमिलनाडु सरकार के सहयोग पर निर्भर है। किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति कई मानदंडों पर निर्भर करती है। अनुमानित यातायात पूर्वानुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता, परियोजना द्वारा प्रदान की गई पहली और अंतिम स्थान पहुंच सतर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग प्रदान करना, संकुलित संतृप्त लाइनों का विस्तार, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगे, रेलवे की परिचालन
आवश्यकताएं, सामाजिक आर्थिक महत्व, निधियों की समग्र उपलब्धता, रेल परियोजनाओं को पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें शामिल है राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, वन संबंधी स्वीकृति, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, परियोजना स्थल विशेष के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या, ये सभी कारक परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 से। सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद कमलेश जांगड़े, लुम्बाराम चौधरी, विजय बघेल, पीपी चौधरी। इन सांसदों ने अपने सवाल संचार मंत्रालय से पूछे हैं। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के आरंभ में अब तक ऑप्टिकल फाइबर विस्तार, ग्राम पंचायतों और प्रमुख संस्थानों के ब्रॉडबैंड कवरेज के संबंध में विशेषकर तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार प्रगति का ब्यौरा किया है। राजस्थान राज्य में विशेषकर पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत शामिल की गई ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तमिलनाडु, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों सहित विभिन्न राज्यों में विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार की पहुंच में क्षेत्रीय और ग्रामीण शहरी असमानताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए? विशेषकर तमिलनाडु, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों में अवसंरचना की कार्यान्वयन में तेजी लाने पर मार्ग का अधिकार नियमावली 2024 और केंद्रीकृत ROW पोर्टल पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या राष्ट्रीय भूमि मिशन 2.0 के तहत विशेषकर महाराष्ट्र और जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोई राज्यवार जिलावार मूल्यांकन किया गया? विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ब्रॉडबैंड और मोबाइल अवसंरचना के विस्तार के अगले चरण के लिए निर्धारित लक्ष्यों का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? सरकार का भारतनेट परियोजना के तहत तमिलनाडु के सभी जिलों में सभी ग्राम पंचायतों को अब तक सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार करने का विचार और महाराष्ट्र के पालघर जिले में ब्रॉडबैंड और मोबाइल अवसंरचना के विस्तार के लिए विगत 5 वर्षों के दौरान किए गए विस्तार और भावी योजना का ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि देश में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन वर्ष 2019 में आरंभ होने के बाद से ऑप्टिकल फाइबर केबल की लंबाई 19.35 लाख रूट किमी से बढ़कर 42.53 लाख रूट किमी हो गई है। इसके अलावा दूरसंचार विभाग टिकाऊ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर रहा है और ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में टेलीकॉम की पहुंच में असमानताओं को दूर कर रहा है और तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश में डिजिटल भारत निधि के जरिए डिजिटल डिवाइड को कम कर रहा है। इन प्रमुख पहलों में शामिल है भारतनेट प्रोजेक्ट, ग्राम पंचायतों और गांवों को ब्रॉडबैंड प्रदान करना, दूर दराज के इलाकों जैसे पूर्वोत्तर द्वीप समूह LWE से प्रभावित इलाकों, आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट और मोबाइल सर्विस के लिए कई स्कीम। चेन्नई, अंडमान और निकोबार के मध्य और कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई जिसमें तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी मिली। देश में भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत 31 दिसंबर 2025 को कुल 2,14,904 ग्राम पंचायतों को सर्विस के लिए तैयार किया गया। राजस्थान के पाली लोकसभा क्षेत्र में नियोजित की गई 327 ग्राम पंचायतों में 307 ग्राम पंचायतों को सर्विस के लिए तैयार किया गया। ब्लॉक हेडक्वार्टर को छोड़कर नियोजित की गई अब तक देश भर में भारतनेट परियोजना के तहत 14,07,784 फाइबर टू द होम कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिसमें स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आंगनबाड़ी सेंटर और पंचायत ऑफिस जैसे एंकर इंस्टीट्यूट शामिल हैं। 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में कुल 4,917 गांव की योजना बनाई गई, जिसमें से 4,584 गांवों को कवर किया जा चुका है। दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत दूरसंचार नियम 2024 में विभिन्न राज्यों और नगर पालिकाओं में मार्ग का अधिकार अनुमति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी समान मांग का अधिकार शुल्क सहित मार्ग के अधिकार ढांचे को मानकीकृत करने दूरसंचार बुनियादी ढांचे की तैनाती को और तेज कर दिया गया है, जिसमें तेजी से अनुमोदन की सुविधा मिलती है और देश भर में दूरसंचार बुनियादी ढांचे की समय पर तैनाती सक्षम होती है। केंद्रीकृत ROW पोर्टल 14 मई 2022 को एक ही प्लेटफॉर्म पर ROW एप्लीकेशन जमा करने के लिए प्रारंभ किया गया है। इसमें पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित होती है, पेपर वर्क कम होता है और इस तरह ROW एप्लीकेशन में देरी और निपटान समय कम होता है। इसमें तमिलनाडु, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे OFC बिछाने और टेलीकॉम टावर लगाने के लिए ROW अनुमति को आसान बनाने में मदद मिलती है।
ROW पोर्टल को ज्यादातर राज्यों में ROW नियम 2024 के अनुसार अपग्रेड किया गया है। जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नियोजित सभी 653 ग्राम पंचायतों को भारतनेट परियोजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से जोड़ा जा चुका है। NBM 2.0 के तहत विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के लिए निम्नलिखित लक्ष्य हैं। 2.70 लाख गाँव में ऑपरेशनल ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी 95% अपटाइम के साथ, 90% एंकर संस्थानों, स्कूल, PHC, आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत कार्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। इसके अलावा 4-8-23 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट फेज 1 और फेज 2 के मौजूदा नेटवर्क के अपग्रेडेशन, शेष ग्राम पंचायतों में नेटवर्क तैयार करने, 10 साल तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस और उपयोग के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। शेष बिना ग्राम पंचायत वाले गांवों को कनेक्टिविटी उनकी GP के मांग के आधार पर दी गई है। उसका प्रस्ताव है जिसमें अगले 5 सालों में सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में 1.50 करोड़ FTTH कनेक्शन देने का लक्ष्य है, जिसमें स्कूल, PHC, आंगनबाड़ी सेंटर, पंचायत ऑफिस इत्यादि जैसी सरकारी संस्थानों को कवर करने की प्राथमिकता है। मोबाइल सर्विस के लिए अन्य स्कीम के साथ 4G मोबाइल सर्विस को सैचुरेट करने का प्रोजेक्ट कार्यान्वित हो रहा है। यह परियोजना उन इलाकों जैसे ग्रामीण, दूरदराज, दुर्गम, सीमावर्ती गांव और अन्य प्राथमिकता वाले इलाकों में मोबाइल सर्विस देने के लिए है, जहां अभी तक मोबाइल सेवाएं नहीं पहुंची। 31 दिसंबर 2025 तक सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न मोबाइल परियोजनाओं के तहत देश के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में 23,694 मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में भारत जेट परियोजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक नियोजित की गई 474 GP में से 461 GP को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा पिछले 5 सालों में 4,336 बेस ट्रांसीवर स्टेशन लगाए गए हैं। तमिलनाडु में भारतनेट को राज्य आधारित मॉडल के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों से जुड़े सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन की योजनाओं से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद चंद्रकांत दामोदर हंडोरे ने। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पूछा है कि पिछले 4 वर्षों के दौरान डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा बंद कर गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है। प्रत्येक योजना को बंद करने के पीछे विशिष्ट कारण और औचित्य क्या है। बंद की गई सभी योजनाओं और उनके बंद करने की तिथि का ब्यौरा क्या है। प्रत्येक योजना के बंद होने से प्रभावित कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी है। क्या सरकार प्रभावित लाभार्थियों के लिए वैकल्पिक योजनाएं शुरू करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री रामदास अठावले ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि योजनाओं के कार्यान्वयन में दोहराव से बचने के लिए डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन की निम्नलिखित योजनाओं को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। समरूपी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ इसे मिला दिया गया है। अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर योजना और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अत्याचार पीड़ितों के लिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय राहत योजना को 1 अप्रैल 2023 से सिविल प्राधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम प्रायोजित योजना के साथ विलय किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना को 2023-24 में अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना के साथ मिला दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन की उपयुक्त योजनाओं के विलय से कोई भी लाभार्थी प्रभावित नहीं हुआ है, क्योंकि सभी संबंधित लाभार्थियों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजनाओं के माध्यम से लाभ मिल रहा है। तो आज के प्रश्नकाल में बस इतना ही। आपने देखा कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही सदस्यों ने प्रश्न पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालयों से जुड़े मंत्रियों ने जवाब दिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए संसद TV। नमस्कार।